हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज के इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ये क्लास 11 के फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। इससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक लगे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स की। तो अगर टॉपिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर अक्षमता तथा विकार की अवधारणा, यानी कि सबसे पहले अक्षमता या डिसेबिलिटी को जानेंगे, उसके बाद विकार की अवधारणा, फिर अक्षमता के प्रकार, इसके कारण और इसकी प्रकृति के बारे में, फिर हम बात करेंगे अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो इनको 2 पार्ट में हम पहले में करेंगे अक्षमता तथा विकार की अवधारणा, उसके बाद अक्षमता के प्रकार, इसके कारण और इसकी प्रकृति। अक्षमता की अवधारणा। अक्षमता का मतलब होता है, या हम देख सकते हैं अक्षमता, या जिसे हम इंग्लिश में डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। तो अक्षमता का मतलब होता है कि अपने दैनिक कार्य को ना कर पाने की जो क्षमता होती है उसे हम अक्षमता कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर डिसेबल होता है तो वो अपने दैनिक कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। उसको अपने दैनिक कार्य को करने के लिए भी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो मुश्किल होता है। और यही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपने दैनिक कार्यों को ना कर पाने के कारण वे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है, उनका जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और उनको अपने हर कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं उन्हें तो हम दिव्यांग कहते हैं, लेकिन अपने दैनिक कार्य को ना कर पाने की जो क्षमता होती है उसे हम अक्षमता कहते हैं। ये जो अक्षमता होती है वो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और विकासात्मक और संज्ञानात्मक समस्या से संबंधित होती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मतलब मानसिक, इन्होंने बोला है कि ये जो अक्षमता होती है वो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तथा संज्ञानात्मक समस्या से संबंधित होती है। यानी कि जो ये अक्षमता है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपने देखा हो कुछ बच्चे अपंग हो जाते हैं, मतलब कहीं किसी स्टूडेंट को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, तो किसी को मस्तिष्क से प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे सिर में कई बार चोट लग जाती है और उसके कारण भी जो मस्तिष्क है वो विकलांग हो जाता है। तो इस स्थिति को भी हम अक्षमता कहते हैं। तो जो ये अक्षमता होती है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक तथा संज्ञानात्मक जो समस्या है उनसे संबंधित हो सकती है। शारीरिक मतलब आपने देखा होगा कई बार सुनाई ना देना, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण कई बार हमारा हाथ या फिर कुछ हो जाता है, तो वो शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आता है। वहीं अगर मानसिक अक्षमता की बात करें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे हमारा जो मस्तिष्क है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़े और हमारा जो मस्तिष्क है वो अपंग हो जाए, तो इसे हम मानसिक अक्षमता कह सकते हैं। तो जो अक्षमता है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये अक्षमता होती है, अगर आप जिसकी बात करें तो ये जन्मजात भी हो सकती है और या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। अक्षमता 2 प्रकार की होती है, शारीरिक और बौद्धिक। शारीरिक यानी कि जो, जैसे कि आपने देखा होगा सुनने में अक्षमता, देखने में अक्षमता, रीढ़ की हड्डी की अक्षमता, ये सारी शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आती हैं। बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनका संबंध जो है वो मस्तिष्क से होता है। जब वो प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को सही से ना वो सोच सकता है ना वो समझ सकता है, वो एक तरीके से धीरे धीरे पागल पन की स्थिति में पहुंच जाता है। तो इस स्टेज को हम अगर देखा जाए तो ये बौद्धिक जो अक्षमता होती है
वो तो अक्षमता का मतलब होता है अपने दैनिक कार्यों को ना कर पाने की जो क्षमता होती है उसे हम अक्षमता कहते हैं। यदि हम बात करें अक्षमता के प्रकार की, तो अक्षमता हमने बात की थी दो प्रकार की होती है, बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता या फिर जिसे हम इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। बौद्धिक रूप से किसी कार्य को ना कर पाने की क्षमता को बौद्धिक क्षमता कहते हैं। बौद्धिक मतलब आपने देखा होगा कि मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा, अगर किसी मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने सभी जानते हैं मनुष्य और पशु में एक अंतर ये होता है कि मनुष्य जो होता है वो मस्तिष्क का उपयोग करके अपना विकास कर सकता है, परंतु यदि वो मानसिक तौर पर या मस्तिष्क से संबंधित किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए या उसको कोई वो मानसिक तौर पे अपंग हो जाए, तो वो अपना ना तो कार्य कर पाएगा, ना अपने दैनिक कार्य कर पाएगा, ना ही अपने विकास से संबंधित जो कार्य है वो कर पाएगा। तो जब वो अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाएगा तो विकास से संबंधित तो कार्य ही नहीं कर पाएगा। इससे संबंधित और इससे जो उसका विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा और वो समाज की जो एक मुख्य धारा है वो उससे अलग हो जाएगा। तो बौद्धिक रूप से किसी कार्य को ना कर पाने की जो क्षमता होती है उसे हम बौद्धिक क्षमता कहते हैं। अब बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत क्या होता है, इसमें ना पढ़ने लिखने तथा समझने में कठिनाई होती है। अब बौद्धिक का मतलब तो आप समझिए कि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम उसे माइंड में बार बार समझने की कोशिश करते हैं, एक पूरा बनाते हैं कि इस तरीके से ये प्रोसेस है एंड ये स्टेप्स होते हैं। तो जिस व्यक्ति को या फिर जो व्यक्ति बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है उसको पढ़ने लिखने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति की दैनिक कार्य को करने की जो क्षमता होती है उस पर कमी आ जाती है। अब कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो उसका मानसिक जो लेवल है, जो आईक्यू लेवल है, जो समझने और सोचने की क्षमता है, जब वो कम हो जा रही है तो उसके दैनिक कार्य को करने के लिए तो उसको कठिनाई आएगी आएगी। क्योंकि हम अपने दैनिक कार्य तो इसीलिए आराम से कर पाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि आज हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। लेकिन जो लोग बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त हो जाते हैं या जिनका मानसिक विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, वे अपने दैनिक कार्य को बहुत ज़्यादा, या बोल सकते हैं उनको दैनिक कार्य को करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये जो बौद्धिक रूप से असक्षम जो बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो 70 से 75 या इससे भी कम हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जिसका आईक्यू लेवल सबसे ज़्यादा होता है वो चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकता है, ठीक है, समझ सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन हमने बात की थी कि जो बौद्धिक असक्षम व्यक्ति होते हैं या बौद्धिक रूप से जो असक्षम बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पढ़ने और समझने में आती है। तो पढ़ने और समझने में जब आ रही है तो इससे क्या होगा, जो उनका आईक्यू लेवल होगा वो 70 से 75% मतलब इस बीच का होता है और इसे मानसिक मंदता के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो मानसिक मंदता है वो एक प्रकार की विकलांगता है जिसमें व्यक्ति के मानसिक मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो किसी कारण से, मतलब किसी कारणवश क्या होता है उनको क्षतिग्रस्त हो जाती है। इससे क्या होता है, इस कारण से क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होने वाले जो अंग हैं या फिर जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के कारण वो शरीर की अन्य कोशिकाओं के अनुरूप मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो पुनः जीवित नहीं हो सकती। इसी कारण से जो व्यक्ति है वो जीवन पर्यंत मंद बुद्धि बना रहता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर किसी को इस प्रॉब्लम कोई मानसिक मंदता का शिकार होता है तो ये जो प्रॉब्लम है वो उसकी जीवन पर्यंत तक बनी रहती है, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद उनको दोबारा रिपेयर या फिर दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो व्यक्ति जो है वो जीवन पर्यंत तक जो है वो मानसिक मंदता या बोल सकते हैं मानसिक मंद ही रहता है। तो बौद्धिक अक्षमता आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं शारीरिक अक्षमता। एक बार बौद्धिक अक्षमता के कारणों की बात कर लेते हैं। बौद्धिक अक्षमता की बात करें तो सबसे पहला है आनुवांशिक कारण।
आनुवांशिक मतलब जो आपने देखा होगा ना कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, जैसे कि आनुवांशिक गड़बड़ी माता पिता से प्राप्त असामान्य जीन या अन्य विकारों की त्रुटि के कारण होती है। मतलब जो आनुवांशिक कारक भी जो है वो बौद्धिक अक्षमता का एक मुख्य कारक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि आनुवांशिक गड़बड़ी के कारण ही क्या होता है, जो असामान्य जीन या अन्य विकार की त्रुटि जो है उत्पन्न हो जाती है। इसका बच्चे के विकास में गर्भावस्था काल में ही असर पड़ता है। इसका जो असर है वो बच्चे के गर्भावस्था के दौरान ही बच्चों में दिखना शुरू हो जाता है, और जब वो पूरी तरीके से जन्म ले लेते हैं, यानी कि जब डिलीवरी के बाद जब वो होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे उनमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉब्लम है जैसे सिंड्रोम फ्रैगाइल एक्स। ये दो प्रॉब्लम है जो आनुवांशिक कारणों के कारण ही होती है, और ये बौद्धिक विकलांगता आनुवांशिक गड़बड़ियों के कारण ही होती है। ये दोनों मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम है जो आनुवांशिक कारणों के कारण होती है। उसके बाद नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि माँ जो होती है वो अल्कोहल या ड्रग्स का उपयोग करने लगती है, जो बौद्धिक अक्षमता का मुख्य कारण बनता है। यदि बात करें, शराब को बौद्धिक विकलांगता के लिए प्रमुख कारण माना जाता है। बौद्धिक, आपने देखा होगा जो लोग ड्रंक ज़्यादा करते हैं या जिस समय वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हैं, उस समय उनका जो बुद्धि है, उनका जो मस्तिष्क है वो काम नहीं करता, उनका विवेक नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो जो कंटिन्यूसली इस प्रकार से या जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, अगर उस समय वो अल्कोहल ड्रग्स का उपयोग करती हैं, तो ये भी बौद्धिक अक्षमता का एक मुख्य कारण बन सकता है। और यदि शराब की बात करें तो शराब को बौद्धिक विकलांगता के लिए प्रमुख कारणों में माना जाता है। हाल ही में रिसर्च में ये पता भी चला था कि धूम्रपान करना भी बौद्धिक अक्षमता का एक प्रमुख कारण है। कई बार देखा है ना आप लोगों ने कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनकी कई बार उनको ब्रेन ट्यूमर या फिर बहुत सारे कैंसर्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण होती हैं। तो दूसरा है कि गर्भावस्था के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन के कारण भी जो बौद्धिक अक्षमता है, कहीं ना कहीं वो बच्चे के अंदर दिखाई देती है। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। फिर है जन्म के समय। जन्म के समय में आपने देखा होगा वक्त में पहले डिलीवरी या जन्म के समय नवजात का कम वजन या जन्म के प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन की कमी जन्म से बौद्धिक अक्षमता का कारण बनती है। कई बार क्या होता है ना, वक्त में पहले जो डिलीवरी होती है या जन्म के समय जो शिशु होता है उसका वज़न कम होता है, या ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, उसका जो बौद्धिक अक्षमता होती है वो कहीं ना कहीं उसका कारण बनती है। उसके बाद है जन्म के बाद की समस्याएं। आपने देखा था कि अगर गर्भवती माँ या आनुवांशिक कारण के कारण जो बच्चा है उस पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, तो जब उसका जन्म हो जाएगा तो कई बार क्या होता है, बचपन की जो बीमारियाँ होती है जैसे काली खांसी, चिकन पॉक्स, खासरा, इबोबी, ये इससे जो ये रोग हो सकते हैं, और इनसे क्या होता है, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। फिर इसके अलावा है गरीबी और सांस्कृतिक अभाव। गरीबी में बढ़ते जो बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण, बीमारियां या पर्यावरणीय खतरों के कारण या खतरों के जोखिम के कारण क्या होता है, अक्सर बौद्धिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। तो आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो गरीबी और सांस्कृतिक एक ऐसा कारक है जिसके कारण बच्चों में बौद्धिक अक्षमता जो है वो देखी जाती है। तो ये कुछ 5 मुख्य कारण हैं जो बौद्धिक अक्षमता के लिए उत्तरदायी हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक अक्षमता की। यदि बात करें हम शारीरिक अक्षमता, तो शारीरिक अक्षमता से मतलब होता है कि व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, कूदने, किसी वस्तु तक पहुंचने या उसको या उठने जैसी चीज़ों में कठिनाइयों का होना, या ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। मतलब मानसिक में तो आपने जाना कि जो मानसिक तौर पर किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, ठीक है, या मानसिक तौर पर या अपनी बुद्धि का सही उपयोग ना कर पाना, वो सब बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आता है। लेकिन शारीरिक अक्षमता का मतलब है कि व्यक्ति का जो हमारे जो दैनिक
क्रियाएं होती हैं, जैसे हम उठना, बैठना, चलना, कूदना, किसी चीज़ को पकड़ना, उसको उठाना, ठीक है, ये सारी हमारी दैनिक क्रियाएं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों को करने में हमें कठिनाई होने लगती है तो व्यक्ति जो है वो ऐसी शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। और शारीरिक समस्याओं से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसे हम असक्षम व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो अशक्तम आप तो पहले इस असक्षम का मतलब होता है जो असमर्थ है, मतलब वह व्यक्ति या फिर जो अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ व्यक्ति जो होता है उसे हम असक्षम बोलते हैं। लेकिन जो शारीरिक रूप से, जैसे हमने बात की थी, व्यक्ति की बैठने, उठने, चलने, कूदने, किसी वस्तु तक पहुंचने या फिर पकड़ने, ठीक है, या किसी चीज़ को उठाने में जब उसे कठिनाई होती है, ठीक, तो उसे हम, या फिर कठिनाई का होना, अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति कहा जा सकता है। और ये जो होती है शारीरिक, अगर अक्षमता की बात करें, और जो ये शारीरिक अक्षमता होती है वो कई बार जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के उपरांत भी। तो जो जन्मजात शारीरिक अक्षमता होती है उसके अंतर्गत ना शिशु के जो हाथ पैर होते हैं वो टेढ़े मेढ़े या मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और जो शिशु होता है वो अविकसित होता है और उसके जो अंग हैं वो भी अविकसित होते हैं, ठीक है। लेकिन बाल्यकाल की ऐसी शारीरिक समस्याएं जो हैं वो भविष्य में शारीरिक विकलांगता का रूप ले लेती हैं। मतलब जन्मजात अगर हम देखें शारीरिक अक्षमता तो वो तो उस समय कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बाल्यकाल की ऐसी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो भविष्य में शारीरिक विकलांगता का एक रूप ले लेती हैं। और अगर हम बात करें शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों की, तो वो जैसे कि रीढ़ की हड्डी की अक्षमता, तो इस प्रकार की जो अक्षमता होती है या तो अक्षमता या तो जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण हो सकती है, ठीक है। कभी कभी ये आजीवन विकलांगता भी हो सकती है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी की अक्षमता है वो जन्मजात भी हो सकती है या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जीवन पर्यंत तक ये विकलांगता जो है वो बनी रहती है। उसके बाद सिर की चोट, हेड इंजरी, मस्तिष्क में लगी किसी भी प्रकार की चोट के कारण मस्तिष्क विकलांग हो सकता है, ठीक है। और आपने देखा कि जब मस्तिष्क विकलांग हो जाता है तो उसकी जो कोशिकाएं हैं उनको पुनः ठीक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद है सुनने में अक्षमता, हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस विकार की स्थिति में व्यक्ति की सुनने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिसके साथ व्यक्ति की सामाजिक और जो मानसिक परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो सुनने में अक्षमता ये, और रीढ़ की हड्डी की अक्षमता, सिर की चोट की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों जो है वो शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम बात करें देखने की अक्षमता, देखने में तो वो भी जो है वो शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत ही आएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि ये जो अक्षमता है वो किसके अंतर्गत आता है, किसका प्रकार है, तो आपको पता होना चाहिए शारीरिक अक्षमता यानी कि जो शारीरिक रूप से संबंधित है, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई अक्षमता है जो वो दिखाई देती है। अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, सुनने में अगर प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको दिख रही है वो चीज़ें। लेकिन जो बौद्धिक अक्षमता है वो मानसिक तौर पर ऐसी समस्या है जिसको पढ़ने लिखने में समस्या होती है, केवल उसका एक ही फैक्ट है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आप लोग अंतर रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक अक्षमता के कारण। शारीरिक अक्षमता के कारणों की अगर हम बात करें तो विभिन्न संक्रामक रोग, आपने देखा होगा कई वायरस, बैक्टीरिया आदि जो संक्रमण होते हैं वो भी शारीरिक अक्षमता का कारण बनते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे कि पोलियो जो एक शारीरिक अक्षमता है, ठीक है, वायरस के संक्रमण से होता है। यदि बच्चे को उचित ढंग से रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षक नहीं किया जाता तो अनेक संक्रामक रोगों जैसे कि कनपेड़ा, पोलियो आदि के प्रति जो संवेदी हो जाता है, अर्थात ये बीमारियां जो हैं उसे प्रभावित कर लेती हैं। आपने देखा होगा पोलियो,
पोलियो के लिए बोलते हैं कि एक टीका जो होता है अगर वो आप लगवा लेते हैं वो रोग प्रतिरोधक के लिए, तो आप उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारी शारीरिक अक्षमता का कारण बनती हैं। उसके बाद है जन्मजात विकृतियां। जन्मजात विकृतियां मतलब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जब उनका जन्म होता है तो वो जन्मजात ही किसी ना किसी विकार से ग्रस्त होते हैं। उनका शारीरिक अंग ठीक नहीं होता, उनका वज़न कम होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आगे जाके शारीरिक अक्षमता या फिर शारीरिक विकलांगता का एक रूप ग्रहण कर लेती है। उसके बाद विकास संबंधी समस्याएं। तो कई बार होता है ना, आपने बच्चों का जब विकास नहीं होता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा कि उनको बहुत सारे जब रोग हो जाते हैं तो उनका विकास जो है वो रुक जाता है। तो विकास संबंधी जो समस्याएं हैं उनके कारण भी शारीरिक जो अक्षमता है वो होती है। इसके अलावा दीर्घकालीन जो बीमारियां हैं, कई बार कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, और जब वो दीर्घकालिक होते हैं तो आपने देखा होगा उनके कारण भी हमें शारीरिक जो अक्षमता है वो या हम शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे कि कैंसर, हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं या फिर जो मधुमेह है इत्यादि के कारण भी व्यक्ति जो है वो विभिन्न कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, और असमर्थ व्यक्ति ही असक्षम व्यक्ति होता है। इसके अलावा है नशीले पदार्थों का सेवन। कई बार आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे शराब तथा ड्रग्स इत्यादि का नियमित सेवन भी विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं का एक मुख्य कारण माना गया है। इसके अलावा है शारीरिक शोषण, जीवन शैली, भौतिक कारण, कुपोषण, ये सभी जो कारण है वो शारीरिक अक्षमता में मुख्य के लिए उत्तरदायी हैं। फिर हम बात करते हैं विकार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकार की अवधारणा। हमने पहले बात की असक्षमता। तो असक्षमता का आपने देखा कि उसकी अवधारणा, उसके बाद उसके दो पार्ट हैं, बौद्धिक असक्षमता और शारीरिक रूप से असक्षमता। अब हम बात करते हैं विकार। विकार यानी कि डिसऑर्डर। तो विकार की बात करें अगर हम, तो विकार की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति के सामान्य कामकाज को ना कर पाने को विकार कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि अपने सामान्य कामकाज को नहीं कर पा रहा है तो वो किसी ना किसी विकार से ग्रस्त है या उसे हम विकार कहते हैं। जो विकार है ना वो एक प्रकार का रोग है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और व्यक्ति जो है उससे क्या होता है, व्यक्ति के प्रदर्शन में और उसके दैनिक कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बाधित करता है। और ये जो विकार है वो शुरू में तो एक साधारण समस्या लगती है, लेकिन अगर इसका सही प्रकार से इलाज ना किया जाए तो ये एक गंभीर समस्या बन जाता है। तो आपने डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, इसमें इतना ही अंतर है। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का रोग है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, उसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है, उसके दैनिक कार्य की करने की जो क्षमता होती है उसको बाधित करता है। वहीं शारीरिक और बौद्धिक हमने अक्षमता में देखा था कि ये जन्मजात होते हैं। तो जो ये डिसऑर्डर है वो भी जन्मजात होता है, लेकिन ये एक प्रकार का रोग है, ठीक है। तो और उसमें वो एक देखा जाए तो वो दुर्घटना के कारण भी हो सकता है या फिर जन्मजात भी। उसके बाद आनुवांशिक, अगर हम विकार के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण है इसका आनुवांशिक कारण। कई बार क्या होता है, परिवार का कोई भी सदस्य यदि किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर से या मनोरोग से पीड़ित होता है तो उस परिवार में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उस पर भी उसका असर देखने को मिलता है, और आने वाली जो संतान है उन पर भी उसका खतरा जो है वो बढ़ जाता है उस ऑर्डर का। तो सबसे पहले आनुवांशिक कारण, यानी कि पहले पेरेंट्स को है या घर में किसी को है, फिर उसके बाद जब कोई किसी का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो फिर उसको भी इस प्रॉब्लम का होने का खतरा जो है वो बना रहता है। फिर है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन जैसे किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, या गर्भावस्था जैसे शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो कई प्रकार के मनोरोगों का कारण बनते हैं। मनोरोग यानी कि मन से संबंधित जो रोग होते हैं।
ठीक है। तो इन कारणों के कारण ही क्या होता है, हम किसी ना किसी विकार से ग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीज़न। कई बार क्या होता है कि आपसी संबंधों में तनाव, ठीक है, या फिर किसी की मृत्यु, सम्मान को ठेस आदि पहुंचना, इन सारी चीज़ों के कारण भी मनोरोग जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और इनके कारण ही क्या होता है, विकार की जो अवस्था है वो शुरू हो जाती है, या कोई न व्यक्ति जो है वो विकार से ग्रस्त हो जाता है। तो आनुवांशिक कारण, शारीरिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक कारण, ये 3 प्रमुख कारण हैं विकार के, अगर हम बोले जो विकार के लिए उत्तरदायी हैं। फिर हम बात करें विकार के प्रकार की, तो जो विकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, तो जिसे हम ADHD के नाम से भी जानते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, जिसे हम ADHD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद है संवेदी प्राक्रमण विकार, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे हम SPD बोलते हैं। कई बार एग्जाम में इनकी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म आती है और आपको इनका फुल फॉर्म लिखना होता है। उसके बाद है आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम ASD कहते हैं। उसके बाद है प्रतिरोधक विद्रोही विकार, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। फिर है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जाते हैं, OCD। तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं, ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD। तो इनको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये 100% एग्ज़ाम में जो है वो 1 मार्क में 2 से 3 या 4 से 5 में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवधान न्यूनता। अवधान न्यूनता जो अतिक्रिया विकार है, यानी कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, तो जिसे हम अगर हम बात करें तो ADHD के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ऑर्डर है वो मस्तिष्क से संबंधित डिसऑर्डर है और इस बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वे किसी भी चीज़ को कहीं भी रखकर वे भूल जाते हैं और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर हम मोटी मोटी बात करें तो ये एक मस्तिष्क अवधान न्यूनता जो विकार है वो एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है या विकार है। इस बीमारी से या इस विकार से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी जो याददाश्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वह चीज़ों पर ध्यान जो केंद्रित होता है करने की जो क्षमता होती है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क से संबंधित विकार कौन सा है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, तो आपको ADHD अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार सही आंसर होगा इसका। इसके लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले इसका लक्षण जो है वो दिवा स्वप्न की आदत यानी कि दिन में सोना, फिर अत्यधिक चिंतित रहते हैं जो लोग इस डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं, मूड बदलना, गुस्से पर नियंत्रण नहीं पाना, बात बात पर बेचैन हो जाते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा वो शांत बैठना पसंद करते हैं और दूसरों के साथ तालमेल बनाने में उनको दिक्कत होती है। तो ये सभी जो लक्षण है वो ADHD के हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि जो व्यक्ति चीज़ों को भूल जाता है, थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको शांत बैठना पसंद है, दिवा स्वप्न की आदत होती है, अत्यंत चिंतित होते हैं, मूड जो है वो बदलता रहता है, गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता, इसके अलावा बात बात पर वो बेचैन हो जाते हैं और सबसे बड़ा वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ADHD की ये सभी लक्षण हैं। और अगर हम इसकी बात करें इसके कारण की, तो सबसे पहला है आनुवांशिक कारण। और आप देख ही सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कारणों की जब बात आती है तो उसमें एक कारण होता है आनुवांशिक कारण। और अगर हम ADHD की बात करते हैं तो एक शोध से पता चलता है कि जो ADHD है उसका आनुवांशिक कारकों के साथ गहरा संबंध है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो आनुवांशिक कारकों के कारण ही होती है।
ठीक है, इसका मुख्य कारक ही वही है। विभिन्न शोधों द्वारा ये सिद्ध भी हुआ है कि ये जो समस्या है या इस समस्या से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं कि भाई बहनों या बच्चों को ADHD होने का खतरा कई दुगना हो जाता है। ठीक है, और अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो इस विकार से ग्रसित नहीं होते हैं। मतलब अगर किसी की फैमिली में ये विकार है तो उसके बच्चों या अन्य जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक फैक्टर। उसके बाद बात करते हैं जन्म के समय भार में कमी। तो कई बार क्या होता है ना कि जिन बच्चों का जन्म के समय भार कम होता है उन्हें ADHD होने की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है। तो जिन बच्चों का भी जन्म के समय भार कम होता है उनके अंदर मुख्यतः ADHD जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इसके अलावा विषाक्त या नशीले पदार्थों का सेवन, तो कुछ विषाक्त पदार्थों के संपर्क से यह विकार जो होता है वो हो सकता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान या मदिरा आदि का जो सेवन होता है वो ADHD का कारण बन सकता है। इसके अलावा परिवार में सामंजस्य की कमी, तो कई बार क्या होता है ना कि विभिन्न अध्ययनों से ये पता चलता है कि परिवार में अनुशासन या सामंजस्य की कमी के कारण या आर्थिक स्तर तथा माता पिता या बच्चों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण भी ये जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट है संवेदी प्रक्रमण विकार, जिसे हम SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क है उसको जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और ये जो कठिनाई होती है वो इंद्रियों के माध्यम से आती है। मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क को सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है जो इंद्रियों के माध्यम से आती है। और इस प्रकार के विकार से ग्रस्त जो लोग होते हैं वो अपने वातावरण में चीज़ों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। पीड़ित को किया गया हल्का सा स्पर्श भी ना उसकी त्वचा को दबा सकता है। तो आपने पहले ही समझा कि मस्तिष्क को सही प्रकार से जानकारी नहीं मिल पाती है, और जब उसको जानकारी नहीं मिल पाती है तो वो जो लोग होते हैं या जो भी इससे ग्रस्त होते हैं वो अति संवेदनशील हो जाते हैं। हल्का सा किया गया स्पर्श जो होता है वो उनकी त्वचा को दबा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये भी एक मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम है। सेंसरी संवेदी समझ में आ गया होगा। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, AD और HD ये जो प्रॉब्लम है वो दोनों मस्तिष्क से संबंधित है। ADHD में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है व्यक्ति की, लेकिन संवेदी प्रकरण में क्या होता है, इसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है। ठीक है, और जब वो जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है तो जो व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा, वो अपनी चीज़ों के लिए या वातावरण में चीज़ों के प्रति ना अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं। और हल्का सा, उदाहरण के तौर पर हल्के सा किया गया स्पर्श जो होता है वो उनकी त्वचा को दबा सकता है। तो ये SPD के लक्षण हैं। लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले नींद ना आना, शरीर के किसी हिस्से में अत्यधिक कंपन होना, चिंता, अवसाद, आक्रामकता, आवाज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील, रचनात्मक खेलों में शामिल नहीं होते हैं, सुगंध, ध्वनि के प्रति संवेदनशील रहते हैं। तो ये सभी जो है वो उसके लक्षण हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट लियो करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं SPD के कारणों की। तो पहला है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारणों की अगर हम बात करें तो ऐसे माता पिता जो संवेदी प्रक्रमण विकार यानी कि ASD से ग्रसित होते हैं या SPD से ग्रसित होते हैं, उनके बच्चों को संवेदी प्रसंस्करण जो विकार होता है उसके होने की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है। उसके बाद है जन्म के समय भार में कमी। जिन बच्चों का शारीरिक भार जो होता है वो जन्म के समय कम होता है उनमें संवेदी प्रसंस्करण विकार होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा पर्यावरणीय कारण, एनवायरमेंटल रीजंस, कई बार क्या होता है ना, ऐसे बच्चे जिनका बचपन में पालन पोषण पर ठीक ढंग से ना किया गया हो या बड़े होने पर उसके साथ अत्यधिक सख्ती से बर्ताव किया जाता है, उनमें SPD जो विकार है वो होने का खतरा अत्यंत हो जाता है।
तीसरा विकार है आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक संपर्क स्थापित करने में उसको कठिनाई होती है। उसे लोगों के बीच उठने बैठने या दूसरों से बात करने में हिचक या डर महसूस होता है। तो आपको याद रखना है, जो ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक संपर्क स्थापित करने में तथा दूसरों से बात करने में या लोगों के बीच उठने बैठने में डर या हिचक महसूस होता है। ये जो समस्या है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है और यदि इसका ठीक ढंग से प्रबंधन ना किया जाए तो ये जो समस्या है वो जीवन अंत तक बनी रहती है। कई बार आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनको जो बिल्कुल भी सामाजिक संपर्क नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ बैठ नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, उनको डर रहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये उनका नेचर नहीं होता, ये इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं उससे ग्रस्त होते हैं, लेकिन ये चीज़ उन्हें पता नहीं हो पाती है तो वो उस पर काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, अगर हम हैं प्रॉब्लम, मतलब हमें अगर डर लग रहा है तो ये ऐसा ही है। लेकिन ये चीज़ एक डिसऑर्डर के रूप में वहाँ काम करती है, क्योंकि डिसऑर्डर एक, हमने पहली बात की थी कि एक रोग है जिसका सही समय पर अगर यदि उपचार नहीं किया जाता तो वो आगे चलकर एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकता है। तो इसी प्रकार से, और सामाजिक संपर्क, अगर हम इसकी बात करें ASD की, जिसमें सामाजिक संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती है जो भी पीड़ित व्यक्ति है, तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मनुष्य के लाइफ में रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी से अगर हम समाज में संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम अपना जो हमारा लेवल है वो कहीं ना कहीं हम बहुत डाउन कर लेंगे। समाज में रहने के लिए हमें समाज में रहने वाले लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम समाज की मुख्य धारा में शामिल रह सकें और हमें पता हो कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सामाजिक संपर्क जो है वो स्थापित करें। तो ASD आपको याद रखना है, सामाजिक संपर्क स्थापित करने में कठिनाई से संबंधित एक विकार है। ये लोगों के बीच उठने बैठने या बात करने में हिचक या डर महसूस होता है इस स्पेक्ट्रम इस और डिसऑर्डर के अंतर्गत। इसके लक्षणों की बात करें तो बातचीत करने में समस्या होती है। तो पहले ही हमने डिस्कस किया कि ASD जो डिसऑर्डर है वो असामाजिक संपर्क स्थापित करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला तो यही हुआ कि बातचीत करने में समस्या होती है। आंखें मिलाना, अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली किसी से बात करते हैं तो हम आई कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत डर रहे हैं या हिचक महसूस कर रहे हैं तो उस समय हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सेकेंड है आंखें मिलाने में समस्या, बोलने से संबंधित समस्या, दोस्त नहीं बना पाते हैं, किसी वस्तु को बार बार छूते हैं, अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाते हैं और सामाजिक संपर्क करने में कठिनाई होती है और माता पिता से गले लगना भी इनको पसंद नहीं होता है, जो लोग भी इस डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं। अब चलते हैं इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला है आनुवांशिक कारण। यह विकार जो होता है वो अधिकतर आनुवांशिक समस्याओं के कारण ही होता है। यदि माता पिता में से कोई भी इस समस्या से ग्रस्त हो तो इसके कारण बच्चे को भी ऐसी जो विकार है वो होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो आपको एक तो याद ही रखना है आनुवांशिक कारण, फिर है पर्यावरण के कारण या पर्यावरणीय कारण यानी एनवायरमेंटल रीज़न। बार बार गलत आहार, ड्रग्स का सेवन, विषैले और अधिक प्रदूषित वातावरण में रहने से भी जो व्यक्ति होता है वो इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप गलत आहार ले रहे हैं जिसके कारण आप ठीक नहीं रह रहे हैं, और ड्रग्स, आपने देखा होगा जो इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं वो लोग जो हैं, मतलब अगर उनसे आपने देखा होगा कि वो समाज में ना ज़्यादा अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना वो सामाजिक संपर्क स्थापित कर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ड्रग्स के माध्यम से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं, जबकि इंटरनली वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं।
तो ये भी क्या है, ये भी ASD के कारक के रूप में उत्तरदायी है। उसके बाद है प्रतिरोधी विकार, प्रतिरोध विद्रोही विकार। तो ये जो प्रतिरोधी विरोधी विद्रोही जो विकार है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ODD भी बोलते हैं, ये जो विकार है वो या इस विकार से पीड़ित मतलब प्रतिरोधक विद्रोही विकार से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो विद्रोही प्रवृत्ति के आक्रामक तथा दूसरों की बात ना मानना अर्थात जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अब आपने विद्रोही तो देख लिया, मतलब प्रतिरोध विद्रोही विकार, ऐसे बच्चे या इस विकार से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं। विद्रोही प्रवृत्ति के मतलब आक्रामक हो जाते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, ज़िद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और यह मानसिक विकार जो है वो किशोरावस्था के दौरान अधिक पाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, किशोरावस्था के दौरान कुछ ऐसे युवक होते हैं जो इस विकार से अत्यधिक जो है वो ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार की जैसे विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते। तो ये जो विकार है वो आपको याद रखना है, किशोरावस्था में अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ODD याद रखना है। विद्रोही शब्द आ रहा है, यानी कि जो विद्रोही प्रवृत्ति, यानी ये स्वभाव से संबंधित डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है, विद्रोही हो जाता है और वे दूसरे की बात ना सुनना, सामाजिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट ना करना, आक्रामक हो जाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले बोलने से पहले ये सोचते नहीं है, क्योंकि जब वो विद्रोही प्रवृत्ति के हो गए तो आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं उनको, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बोलने से पहले ये सोचते नहीं है। दोस्त बनाने में इनको मुश्किल होती है। ठीक है, लड़ाई करते हैं, ये दूसरों पर दोष लगाते हैं, गुस्सा ज़्यादा करना और दोस्तों से लड़ाई करना, आत्मसम्मान की इनके अंदर कमी होती है, अपनी मर्जी से ये कार्य करते हैं और हताश रहना तथा तनावग्रस्त ये जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो अत्यधिक रहते हैं। तो ये सभी जो है वो ODD यानी कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं ODD के कारणों की। तो ODD के कारणों की बात करें, सबसे पहला कारण होता है आनुवंशिक कारण। ठीक है, तो ऐसे बच्चों जिनके माता पिता या परिवार का कोई सदस्य इस विकार से अगर ग्रस्त होता है तो आने वाले बच्चे पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद शारीरिक कारक, आप देख सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो मस्तिष्क को नियंत्रण करते हैं। इन रसायनों के असंतुलन के कारण मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं हो पाता, जिसके कारण ODD के जो लक्षण हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। कई बार कहीं आपने देखा होगा ना कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा, हमारा माइंड जो है वो हम कंट्रोल में नहीं होता और हम कई बार बहुत गुस्सा किसी से लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारक, तो ऐसे बच्चों को यह विकार ODD होने की संभावना अधिक हो जाती है जिनके अभिभावक जो होते हैं, यानी कि जो गाइडेंस होते हैं या परिवार के सदस्य तथा समाज में दूसरे लोगों से अच्छे संबंध नहीं होते, या जिन बच्चों के माता पिता उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं देते, या जिन बच्चों में सामाजिक गुणों की कमी होती है। इसके अलावा है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, जैसे परिवार की आर्थिक आय ठीक ना होना, परिवार में अनुशासन की कमी होना, परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई होना। इस तरह के जो नकारात्मक वातावरण में रहने वाले जो बच्चे हैं वो इस विकार से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ 4 फैक्टर हैं जो ODD के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनोवृत्ति बाध्यता विकार। तो ये जो है इसको OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से ये जाना जाता है। और ये जो डिसऑर्डर है वो व्यक्ति के दिमाग में गैर जरूरी विचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है विकार है वो चिंता संबंधी एक विकार है और संदेह संबंधी। इस समस्या से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में गैर जरूरी जो विचार है वो आते हैं, जो कुछ इस तरह बस जाते हैं कि वह व्यक्ति जो होता है वो चाहकर भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता और ना ही वो स्थितियों पर काबू पा
पाता है। तो आपको याद रखना है जो OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो है वो चिंता और वहम संबंधी विकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस समस्या से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसके दिमाग में गैर जरूरी जो विचार हैं और जो आदतें हैं वो इस तरह बस जाती हैं कि व्यक्ति उन्हें चाह कर भी दूर नहीं कर सकता है। और वो जो भी स्थितियां होती हैं वो कुछ ऐसे सोचते हैं कि सोच नहीं पाता कि स्थितियों पर काबू कर पाए। तो इसके लक्षणों की बात करें, सबसे पहले कई दिन में कई बार हाथों को धोना, ठीक है, बार बार नहाना, किसी एक काम को बार बार करना, ठीक है, फालतू चीज़ों को घर में जमा कर रखना, नैतिक और जो धार्मिक विचार हैं उनमें पागलपन की हद तक ध्यान देना यानी कि अंधविश्वास। उसके बाद अपने आप से ही लगातार बातें करना जो है वो OCD का लक्षण है। OCD की फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप लोग प्लीज़ इनकी फुल फॉर्म अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कोई वो नहीं है। तो प्लीज़ इसको याद करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एंड आगे भी आप लोगों को ये काम आएगा। आपको पता रहेगा अगर कोई इन लक्षणों से ग्रस्त है तो आप उसे बता पाएंगे कि आप इस डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, ताकि वो उस पर काम कर सके, उस डिसऑर्डर को जल्दी से ठीक कर सके। फिर बात करते हैं इसके कारणों की। तो सबसे पहला कारण है जैविक कारण। ठीक है, जैविक कारक या बोल सकते हैं, हाँ, जैविक कारण मतलब माता पिता से बच्चों में ये आ जाते हैं। उसके बाद है आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक मतलब मस्तिष्क संबंधी जो समस्या है, कई बार माता पिता को मस्तिष्क से संबंधित अगर कोई समस्या है तो ये बच्चों के अंदर आना एकदम लाजमी बात है। उसके बाद है संक्रमण जो संबंधी जो रोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेप्टोकोकस जो संक्रमण के कारण ही क्या होता है, ये जो OCD नामक जो रोग है वो हो जाता है। उसके बाद वातावरण संबंधी जो कारक होते हैं, कई बार क्या होता है पर्यावरणीय तनाव के कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है। जीवन में बदलाव के कारण, जैसे शादी ना होना, नौकरी ना लगना, जिम्मेदारियां बढ़ना या शिक्षा या आवासीय समस्याओं के कारण जो है वो OCD प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो ये सभी इसके प्रमुख फैक्टर हैं जो इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने शारीरिक अक्षमता और विकार पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है और आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है इसके लक्षण और इसके कारक, ठीक है, या कारण। तो आप लोग इसको सभी देखें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।